दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया में। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। जेनोसाइड की जो किस्म आप सोच सकते हो वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। इनका जो न्यूक्लियर जेनोसाइड है जो इन्होंने हमारे साथ किया है, उसके बाद 6 साल बलूचिस्तान में बारिश नहीं हुई। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा गलत तरीके से कब्जाया गया एक आजाद मुल्क बलूचिस्तान, उसी बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री प्रोफेसर नाइला कादरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, नाइला कादरी जी आज ओ न्यूज हिंदी पर हमारे साथ जुड़ेंगी, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ेंगी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज हिंदी पर। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी लड़ाई 74 वर्षों से 75 वर्षों से चल रही है लगातार, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की फौज से। इस पूरे मामले पर एक बार प्रकाश डालिए, आखिर पाकिस्तान किस तरीके से बलूचिस्तान के लिए एक सरदर्द बना हुआ है? पाकिस्तान देखिए, फौजी हमला, आर्मी इन्वेजन के जरिए उसने बलूचिस्तान का जो इंडिपेंडेंट सोवरेन मुल्क था, आज़ाद मुल्क था 700 साल से, उस मुल्क पर कब्जा किया। और उसके बाद हमारी जो लीडरशिप है या जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका टारगेट किलिंग और हमारे यूथ का टारगेट किलिंग और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको लूटमार, चोरी और फिर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनको लाकर इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश, ये सब चलना के साथ जो सबसे इस वक्त हालत है वो जेनोसाइड की है। जेनोसाइड में बलूच होना क्राइम है। अगर वो बलूच है तो इसका मतलब वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इसलिए पाकिस्तान को ये राइट है लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू अबडक्ट, लाइसेंस टू रेप, लाइसेंस टू डू ऑर्गन हार्वेस्टिंग। तो वो बलूचों के जो यूथ को जो उठा के ले जा रहे हैं तो उनके दिल, आंखें, जिगर, गुर्दे ये निकाल कर बेच रहे हैं। तो ये जो हालत पाकिस्तान ने बनाई है बलूचिस्तान की, वो दुनिया के किसी कानून में, किसी धर्म में और किसी मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। और होना तो ये चाहिए था कि दुनिया इस पर आवाज़ उठाती। 74 साल हमें जलने, मरने, कटने के लिए छोड़ने के बजाय तभी से हमारे लिए खड़े होते, पर 74 साल गुजरने के बावजूद अब तक दुनिया को के हम दरवाजे खटखटा रहे हैं कि जागो। अब आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने भी इंदिरा गांधी जी के समय में, नरेंद्र मोदी जी के समय में भी कई बार आवाज उठाई पर कोई पुख्ता एक्शन नहीं लिया गया। अब आप लोग भारत की जनता से मदद मांग रहे हैं, आखिर जनता कैसे मदद करेगी आपकी? बदतमीजी लगेगी, बेअदबी लगेगी। अगर भारत की जनता सारे मिलके एक बार थूक दें पाकिस्तान पे तो डूब जाएगा। तो भारत के लिए पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री है उसको ख़त्म करना बहुत हो गया 5 दिन का प्रोजेक्ट। अगर भारत की जो लीडरशिप है उसकी ये विल हो, ये उनका डिसीजन हो। इसमें कुछ जो बहुत हमारे गुरु हैं, हिंदू गुरु हैं, उनका कहना है कि जब तक ये यहाँ से आपका कैपिटल नहीं हिलेगा, क्योंकि दिल्ली में बैठ के ऐसे बोल्ड फैसले आज तक हुए नहीं हिस्ट्री में, और बोल्ड फैसले करने के लिए आपको पाटलिपुत्र या कुछ ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा, कुछ हिस्ट्री ऐसी है। तो शायद उससे कोई फ़र्क पड़े कि सिर्फ कह देने से तो कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए विल की ज़रूरत है। बांग्लादेश की जो आप बात करते हो उसकी एक अपनी कहानी है जो जिसमें भारत की जो सेना है वो बहुत प्रोफेशनल है और बहुत स्किल्ड है, और उसमें जो है उसके सामने तो पाकिस्तान की सेना खड़ी नहीं हो। पाकिस्तान की तो सेना को जंग लड़ने नहीं आती। आप सिविल पॉपुलेशंस पे छोड़ दें उन्हें, जो नहाते हैं, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, वो वहाँ जाएंगे, अत्याचार करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, बलात्कार करेंगे, लूटेंगे।
पर जब किसी सेना के सामने पाकिस्तान की सेना आती है तो फ़ौरन हथियार फेंकते हैं, फ़ौरन भागते हैं। यानी भारतीय सेना का आपने देख लिया कि इन्होंने 3 जंगें लड़ने की कोशिश की, हारे। बलोच सेना के सामने ये आज तक नहीं टिक सके। बलोच सेना इनसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली स्किल्ड है और बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि भारत की जनता क्या करे, भारत की जनता इस बात पर स्टैंड ले कि ये जो आतंक का अड्डा है पाकिस्तान, इससे भारत को जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, जो यहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं, जो यहाँ पे आर्म्स आ रहे हैं, असलहा आ रहा है, जो यहाँ पे नफ़रतें फैलाई जा रही हैं लोगों को, वो जो उनका हिंदू हेटेड का जो उनका माइंडसेट है वो उसको यहाँ फैलाते हैं। नहीं तो हिंदुस्तान के लोगों को एक दूसरे से प्यार से रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ इस तरह की साजिशें होती हैं, ऐसी कोशिशें होती हैं, तो वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है। भारत इस वक्त वर्ल्ड पावर है। वर्ल्ड पावर होने के लिए अगर भारत के जो रिसोर्सेज हैं वो और भारत के लोगों पे खर्च हों बजाय सेना पर, बजाय डिफेंस पर, और तो इसका भारत को फ़ायदा है। और इस तरह से ये कि भारत की जनता अपनी सरकार को बलोच के साथ जोड़े, अपनी सरकार से पूछे कि तुम हमसे वोट लेते हो तो बलूचिस्तान के लिए क्या करोगे, और सिर्फ कह रहे हो या करोगे भी। बिल्कुल। अच्छा, हमने मैम लगातार सोशल मीडिया पर कई वीडियोस कई सालों से ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर जो पाकिस्तान आर्मी है वो आतंकियों की तरह बलूचों पर टूट पड़ती है, गलत व्यवहार किया जाता है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा जाता। जो ये एट्रोसिटीज पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूं आखिर किस हद तक ये लोग गिरे हैं? इस हद तक गिरे हैं कि जिसका कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, इस हद तक गिरे हैं। ये आते हैं, जो घरों में लोग सो रहे हैं ये आग लगा देंगे, जिंदा जले हैं लोग घरों के अंदर, खेतों खलिहानों में, बागों को आग लगा देते हैं। हमारे खजूर के बाग हैं, सेब के बाग हैं, सब आग लगा देते हैं। पानी में जहर मिला देते हैं, उससे इंसान भी मरते हैं, उससे वाइल्ड लाइफ भी मर जाती है। फिर ये जो इनके हाथे चढ़ता है ये उठाकर ले जाते हैं, और उसके बाद जैसे कि बताया मैंने कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते हैं। यानी हमारे जो नौजवान हैं बलोच, उनके दिल और जिगर और आंखें निकाल के ये बेच रहे हैं, और हमारी बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं। उनका जो उनके साथ इनका व्यवहार है, रेप सेल्स हैं इनके। इस कदर जो इंसानी एक सोच से आप कहते हैं कि जानवर को भूख लगे तो वो किसी पर हमला करता है। ये जो हैं चोर और डाकू हैं, और ये पाकिस्तान अपने वर्दी में डाकुओं का एक टोला है जो इसकी फ़ौज है, और ये आकर हमारे घरों में लूट मार करने आते हैं। और इस जो इन्होंने जो ये सब फैलाया हुआ है, इसको आप जेनोसाइड कह सकते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है वो यही है कि आप जब किसी को अलग कर दें और उसको लाइसेंस टू किल मिल जाए उसको मारने का, और उस पर डिनाइल भी करें। इसकी जो मक्कारी है पाकिस्तान की वो ये है कि हमारा जेनोसाइड भी करते हैं और मीडिया को नहीं छोड़ते। कि जहाँ पर मास ग्रेव्स हैं, गढ़ों में 100 लाशें निकली हैं, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब इन पर मट्टी डाली गई ये जिंदा थे, जिनमें महिलाएं भी हैं, जिनमें बच्चे भी हैं। औरतों और बच्चों को तुमने जिंदा दबाया है, दफनाया है। और फिर इनका जो न्यूक्लियर जेनोसाइड है जो इन्होंने हमारे साथ किया है, जो न्यूक्लियर इन्होंने टेस्ट किया बलूचिस्तान में, उसके बाद 6 साल बलूचिस्तान में बारिश नहीं हुई। हम खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं लीड कर रही थी उस प्रोटेस्ट को, जो न्यूक्लियर टेस्ट का जो अनाउंस किया पाकिस्तान ने 1998 में। तो हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हाँ मत करो, तुम्हें बहुत शौक है न्यूक्लियराइज बनने का, तुम अपने मुल्क में करो, पाकिस्तान में किसी जगह करो, बलूचिस्तान में क्यों करते हो। और उसके बाद 6 साल बारिश नहीं हुई, फैमिन, ड्राउट, और 90% कैटल और वाइल्ड लाइफ मर गई। और कैंसर ऐसे फैला जैसे कोविड फैला था, अब तक फैला हुआ है कैंसर। तो जेनोसाइड की जो किस्म आप सोच सकते हो वो हमारे साथ ये कर रहे हैं।
जैसे मैम 1971 में हमने देखा था कि बांग्लादेश पे भी पाकिस्तान आर्मी इसी तरीके का कुछ व्यवहार करती थी। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बिल्कुल अलग तरीके से देखते, जैसे बलोच के साथ हो रहा है। वहां पर भारत ने हस्तक्षेप किया, बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। पर आज हम देखते हैं 2023 में कि बांग्लादेश और जो बांग्लादेश की तरफ से अवैध घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, वो भारत के लिए एक सरदर्द की तरह बन गए हैं। अगर बलूचिस्तान को आजाद कराया जाता है तो बलूचिस्तान के कई हिस्सों पर चीन का कब्जा है, जैसे ग्वादर पोर्ट। कहीं ऐसा ना हो कि बलूच की आजादी के बाद वो चीजें वैसे ही भारत के लिए सरदर्द बने जैसे आज बांग्लादेश बना हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई बात हो, पॉलिसी मैटर हो, उसको हर तरह से जांचने की ज़रूरत है। और जब आप लोग ये सोचते हो इंडिया फर्स्ट, तो ये आपका राइट है, आपके लिए इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें देखने की हैं। एक तो जहाँ तक घुसपैठिए का ताल्लुक है, तो बलूचिस्तान की तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो कहीं और घुसे, और बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है और इतना खुशहाल है, इतना प्रॉस्पेरस है कि हमें तो ये रोकना पड़ेगा कि बाहर से ना हो, हम क्यों जाएं कहीं। और तीसरी बात यह है कि जहाँ तक चीन का मसला है, चीन बलूचिस्तान में नहीं है। चीन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट बना के उन्हें बुलाने की कोशिश की, तो उसको जिस तरह से पाकिस्तान लेकर आया, वो चीन से आगे आगे पाकिस्तान की फौज आई। चीन से पहले चीन की मशीनरी से पहले पाकिस्तान की फौज ने आके लोगों के घर उजाड़े, बुलडोजर करने शुरू किए, लोगों को मारना शुरू किया, उठाना शुरू किया। तो वो जो जिस हत्याचार के साथ ये एंटर हुए, तो वो प्रोजेक्ट एंटायर लाइफ प्रोजेक्ट बन गया बलूच के लिए कि ये प्रोजेक्ट हमें मारने आ रहा है और ये हमारी डेमोग्राफी बदल देगा। तो उसके लिए बलूच उठ खड़ा हुआ। तो बलूचिस्तान में जो चीन का सीपैक है वो बना ही नहीं और ना बन सकता है जब तक बलूच ना चाहे। तो वो चीनियों का भी खतरा अगर आपको है तो वो बलूचिस्तान से आने का नहीं होगा, वो आपके अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको देख लीजिए। चौथी बात, बांग्लादेश की जब आप बात करते हैं, एक चीज़ को देखिए कि बंगाली भारत माता के बच्चे हैं। आप बंगाल के लोगों से प्यार करिए। और ये जो मसला है इस वक्त भी आप देखिए कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान में था, ईस्ट बंगाल था, तो वहाँ पर कहत पड़ते थे, वहाँ पर सैलाब आते थे, मौत पड़ रही होती थी। बांग्लादेश जब उनसे अलग हुआ है, बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान को एक सरकास्टिक तरीके से या किस तरीके से भी पाकिस्तान में सैलाब आया और बांग्लादेश ने वहाँ पर रिलीफ भेजा। हाँ, और उनकी जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर जा चुकी है। तो ये जो मसला है आने जाने का, इसको प्यार से हल कर लो, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम जो है बांग्लादेश में, वो धर्म के नाम पे एक दूसरे को काटने, यानी बंगाली एक दूसरे को धर्म के नाम पे काटें, ये चीज़ तो ख़त्म होनी चाहिए। इसको अंग्रेज़ ने बहुत बढ़ावा दिया क्योंकि उसका प्लान था कि वो बंगाल को और पंजाब को तोड़ के जाएगा, क्योंकि वो जब घुसा था तो वो बंगाल से घुसा था और उसको पंजाब से सबको पता है कि हिंदुस्तान पर जब कोई अटैक करता है तो सबसे पहले जो उसकी डिफेंस लाइन है वो खालसा है। जो सिख हैं वो इंडिया की डिफेंस लाइन है, मराठा है और गोरखा है, नेपाल है। ये आपके वो ताकत है जिसको बड़ी कोशिश की जाती है कि इंडिया से दूर किया जाए, इंडिया से तोड़ा जाए या नाराज़गी पैदा की जाए। तो ये समझने की बात है कि जो इंडिया जिस वक्त बांग्लादेश बन रहा था, उस वक्त जो इलाके हिंदू मेजॉरिटी के थे, अगर उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान साहब से बात कर ली जाती और उनको इंडिया में रख लिया जाता, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे वो हल कर लिए जाते, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन इसमें इससे भी जो बड़ी बात है, ये बॉर्डर्स होते ही ना, तब भी साथ जुड़ के रहा जा सकता था। इसमें आईएसआई का एक बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बंगाल को माफ़ नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तान को माफ़ नहीं किया। वो आतंक फैलाते हैं, तो उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो बांग्लादेश में काम कर रही हैं, वो इंडिया में काम कर रही हैं।
हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धर्म का नाम लेके लोगों को तकलीफ देना जो है उसको रोकने के लिए बात फिर वहीं आ जाती है कि ये आतंक की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज रहेंगे। भारत में ही कई ऐसे लोग हैं जो भारत में रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा पाक प्रेमी हैं, जिनका पाकिस्तान प्रेम समय समय पर बाहर आता रहता है। तो लगातार उनके द्वारा एक दलील दी जाती है, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े, जैसा कि भारत की कई सरकारें बोलती आई हैं, वैसा किया गया तो अब एक इस्लामिक मुल्क है, तब 4 इस्लामिक मुल्क से भारत को सामना करना पड़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कुछ नहीं है कि बलूचिस्तान वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ नहीं चल रहा। बलूचिस्तान का जो नैरेटिव है, नेशनल नैरेटिव है, वो हमेशा से प्लूरलिस्ट है। हमारी जो जंग है वो हमारी आइडेंटिटी की जंग है, हमारी शनाख्त की जंग है, वो धर्म की जंग नहीं है। और हम पर धर्म की जंग मुसल्लत की जा रही है, जैसे आप पर 1000 साल मुसल्लत की गई। दूसरी बात यह है कि जो 4 मुल्क बनेंगे भी, तो वो 4 मुल्क नहीं बन सकते, बल्कि जो उसमें पश्तून इलाका है पाकिस्तान का, वो एक्चुअली अफगानिस्तान का हिस्सा है। अटक तक अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान ने आज तक, चाहे वहाँ पर बादशाही रही हो, डेमोक्रेसी रही हो, या वहाँ पे तालिबान रहे हों, लेकिन ड्यूरेंट लाइन को वो नहीं मानते। तो इसमें जो अटक तक है वो अफगानिस्तान अपना हिस्सा लेगा। बाकी सिंधु देश है, और महाराजा रंजीत सिंह का तख्त लाहौर है, ननकाना साहब है, वो तो हिंदुस्तान का है, वो तो खालसा का है, सिखों का है। और सिंधु देश जो है वो ख़ुद इस चीज़ को समझते हैं कि वो भारत अपनी माँ समझते हैं। तो इसमें कहाँ 4 मुल्क बन रहे हैं? इसमें तो एक ही मुल्क बन रहा है, और एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्ज़ा किया गया वो आज़ाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए हैं वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे। तो इसमें तो और कोई मुल्क नज़र ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहाँ हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़ कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है, और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। आप तो यहाँ बैठे हो, आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने, ज़ियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फ़लस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ, या अपनी नज़र ठीक करवाओ कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी माँ से लड़ो। तुम्हारा कोई भी धर्म हो, पर भारत तुम्हारी माँ है। हमें भारत से, बलोचों को भारत से लाग गिले हों, पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। इस मुल्क को प्यार से जियो, इस मुल्क की कदर करो। लोगों ने खून दे के इसको आज़ाद किया है, लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये शिवाजी का मुल्क है। आप इस मुल्क की इज्जत करो, और ये आपका अपना मुल्क है। ये सब आपके ये हीरो हैं। गौरी और वो गजनबी तुम्हारे हीरो नहीं हैं। तो ये चीज़ इनको समझनी चाहिए। और भारतीय होने के नाते जो
दुनिया में एक रिस्पेक्ट है आपकी, उस पर गर्व होना चाहिए। और दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन जिसकी रिजेक्ट होती हैं वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया में। इस वक्त हमारे साथ बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री प्रोफेसर नाइला कादरी जी मौजूद थी। उन्होंने जो भारत की जनता से अपील की, भारत की जनता के आगे जो अपने विचार रखे, हम जरूर चाहेंगे कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी ये बात पहुंचे, उनके ये विचार पहुंचे, क्योंकि बलूचिस्तान का जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो वहीं के लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस पूरी चीज को महसूस किया है, जिनके ऊपर ये चीज बीती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं तक को नहीं बख्शा। और बलूचिस्तान में जो अब आजादी की मांग उठ रही है, 74 साल से आजादी की ये मांग उठाई जा रही है, उसको अन्य देशों का भी समर्थन वैसे ही मिल सके जैसे प्रोफेसर नाइला कादरी जी ने हमें बताया। ओ न्यूज के साथ जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लेकर आप लोगों के क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ओ न्यूज हिंदी देखने के लिए आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद।